नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो दोस्तों, आज आपने गौर किया होगा कि स्टॉक मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स और वो भी खासकर जो सरकारी बैंक हैं यानी कि पीएसयू बैंक्स, उनके स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक जैसे जो लीडिंग स्टॉक्स हैं वो प्रेशर में आ गए हैं? तो देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है आरबीआई द्वारा फाइनल किया गया ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नियम। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ये ईसीएल नियम क्या है, आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया है और आपके पोर्टफोलियो में इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ईसीएल है क्या। तो देखिए, ईसीएल का मतलब है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और सिंपल शब्दों में डिस्क्राइब करें तो ये वो लॉस है जो फ्यूचर में बैंक को उनके द्वारा दिए गए लोन्स पर हो सकता है। अभी तक का सिस्टम क्या था? अभी तक बैंक्स इनकर्ड लॉस मॉडल पर काम करते थे, यानी कि जब भी कोई लोन 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता है तो उसको एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना दिया जाता है, और तब बैंक उसके लिए प्रोविजनिंग यानी कि अलग से पैसा रखता है। लेकिन अब आरबीआई इसको बदल रहा है। आरबीआई का कहना है कि बैंक को नुकसान होने तक का इंतजार नहीं करना है। ईसीएल फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को लोन देते समय ही उनकी जो डिफॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी है उसका अनुमान लगाना होगा और उसी के हिसाब से प्रोविजनिंग तय करनी होगी। यानी कि जैसे ही बैंक ने लोन अप्रूव किया और अगर लोन के डिफॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी है तो बैंक को उसी समय पर इसके लिए अलग से पैसे भी रखने होंगे। तो अब जैसे ही आरबीआई ने इन रूल्स को फाइनल किया, मार्केट में इसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिला। आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 2% गिरकर 8,700 के लेवल पर आ गया। अगर इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक 2.73% गिर गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.24%। यहां पर ये जो गिरावट है ये इस वीडियो को बनाने के समय तक की गिरावट है। जैसे कि केनरा बैंक 2% के आसपास गिर गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1.76%, पंजाब नेशनल बैंक 1.5% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब खास बात यहां पर यह है कि अगर हम इसको कंपेयर करें प्राइवेट बैंक से तो प्राइवेट बैंक जो है उसमें गिरावट कम देखने को मिली, और अगर हम ओवरऑल निफ्टी बैंक इंडेक्स देखें तो उसमें भी केवल 0.47% की गिरावट ही थी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं उसमें तो हमें मामूली बढ़त भी देखने को मिली। वैसे बैंकों ने आरबीआई से इस नियम को लागू करने के लिए और ज्यादा समय मांगा था। बैंकों का कहना था कि उनको अपना जो डेटाबेस है उसको बनाने के लिए, मॉडल तैयार करने के लिए और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन आरबीआई ने बैंक की इस अपील को खारिज कर दिया। आरबीआई ने साफ कह दिया कि ये जो नया सिस्टम है ये 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से बैंकों को तैयारी करने के लिए इसमें पूरा 1 साल का समय दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ राहत भी दी गई है आरबीआई की तरफ से, जैसे कि कैपिटल इंपैक्ट को धीरे धीरे एडजस्ट करने के लिए एक ट्रांजिशन फ्रेमवर्क दिया गया है। इसके अलावा जो ओल्ड लोन अकाउंट्स हैं उस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लागू करने के लिए 3 साल का समय दिया गया है। हाउसिंग लोन के लिए जो प्रोविजनिंग फ्लोर है उसको भी घटाकर 0.25% कर दिया गया है। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए ये रूल जानना क्यों ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, इस नियम के बाद जब बैंक प्रोविजनिंग बढ़ाएंगे तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो उनके रिपोर्टेड प्रॉफिट पर पड़ेगा। प्रोविजनिंग बढ़ने के कारण बैंक बैलेंस शीट में अपना प्रॉफिट कम दिखा पाएंगे। भले ही यहां पर बैंक को कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है वो तो कम दिखेगा, और इसका जो इंपैक्ट है वो ज्यादातर पीएसयू बैंक्स में देखने को मिलेगा प्राइवेट बैंक के कंपेयर में। क्योंकि देखिए, प्राइवेट बैंक की जो बैलेंस शीट है और एसेट क्वालिटी है वो पीएसयू बैंक्स के कंपेयर में काफी स्ट्रांग है। हालांकि अगर हम बात करें एसबीआई जैसे सरकारी बैंक की तो इस पर भी जो इंपैक्ट है वो लिमिटेड रह सकता है, क्योंकि एसबीआई की भी जो लोन बुक है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल गवर्नमेंट बैंक्स की तो इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफी कमजोर है। ऐसे में इन नियमों का सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो इन्हीं बैंक्स पर पड़ सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद से ये जो स्मॉल गवर्नमेंट बैंक्स हैं इनकी प्रोविजनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ जाएगी। तो देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में आज ये जो गिरावट देखने को मिल रही है इसका एकमात्र कारण आरबीआई का ये नया रूल्स ही नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक और बड़ा कारण है और वो है क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें। आज भी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, और देखिए, जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, और इससे इंटरेस्ट रेट कट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे कि इंटरेस्ट रेट हाई रहने का डर पैदा हो जाता है। और ऐसे में देखिए, बैंकिंग और एनबीएफसी जैसे जो सेक्टर्स हैं
वो इंटरेस्ट रेट के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसका बढ़ना भी बैंकिंग स्टॉक्स में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो देखिए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई के ईसीएल से जुड़े ये जो नियम हैं, ये बैंकिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म में तो ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे और इन नियम के लागू होने के बाद बैंकिंग सेक्टर में मजबूती नजर आएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में बैंकों का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है और खासकर जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो ऐसे में अगर आपने बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको उस बैंक का जो प्रोविजनिंग है, एसेट क्वालिटी है, उस पर अपनी पैनी नज़र बनाकर जरूर रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही मार्केट अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।